नमस्कार। आज बात करते हैं उस दस्तावेज की जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार है, भारत का संविधान। ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि ये वो खाका है जिस पर हमारा पूरा देश बना है। तो चलिए इसके कुछ अहम पहलुओं को जरा और करीब से समझते हैं। सोचिए, एक राष्ट्र की तकदीर लिखने में कितना वक्त लगा होगा। हमारी संविधान सभा को ठीक 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ये सिर्फ दिन नहीं थे, ये वो समय था जब अनगिनत बहसों, विचारों और सपनों को एक-एक कर कागज पर उतारा जा रहा था। और इतनी मेहनत के बाद जो दस्तावेज तैयार हुआ, वो भी अपने आप में एक मिसाल था। शुरुआत में इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। ये उस समय दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान था। और इतना बड़ा क्यों? क्योंकि इससे भारत की हर विविधता, हर आवाज को अपने अंदर समेटना था। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। पहले देखेंगे कि ये राष्ट्र का ब्लूप्रिंट बना कैसे। दूसरा, हमें इससे कौन से मौलिक अधिकार मिलते हैं। तीसरा, सरकार को चलाने के लिए क्या सिद्धांत दिए गए हैं। चौथा, देश का इंजन यानी सरकार की बनावट कैसी है। और आखिर में ये समझेंगे कि ये समय के साथ कैसे बदलता है। तो चलिए कहानी के एकदम शुरुआत में चलते हैं। एक राष्ट्र का ये खाका, ये ब्लूप्रिंट आखिर बना कैसे? इसकी सोच से लेकर इसके लागू होने तक का सफर वाकई में बहुत दिलचस्प है। इस सफर में 3 तारीखें बहुत अहम हैं। दिसंबर 1946 जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई। फिर आया 26 नवंबर 1949 जब संविधान को पास करके अपना लिया गया। और आखिरकार 26 जनवरी 1950 जब ये पूरी तरह से लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। मतलब अब देश का प्रमुख कोई राजा या रानी नहीं, बल्कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। तो असल में ये संविधान है क्या? इसे देश को चलाने की सबसे बड़ी रूल बुक कह सकते हैं। यही वो किताब है जो सरकार की शक्तियों पर लगाम लगाती है और नागरिकों को उनके अधिकार देती है। मतलब ये एक तरह का तराजू है जो शक्ति और आज़ादी के बीच संतुलन बनाए रखता है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो हम सबसे सीधे सीधे जुड़ा है। ये हैं हमारे मौलिक अधिकार। ये अधिकार हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच, एक ढाल की तरह काम करते हैं। संविधान का तीसरा भाग हमें कुछ ऐसे अधिकार देता है जिन्हें हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, सरकार भी नहीं। और सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ लिखे हुए वादे नहीं हैं। अगर इन अधिकारों का हनन होता है तो कोई भी नागरिक सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि अगर उनसे पूछा जाए कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो वो अनुच्छेद 32 है। उन्होंने इसे संविधान का दिल और आत्मा कहा। ऐसा क्यों? इसमें ऐसा क्या खास है? तो अनुच्छेद 32 की यही खासियत है कि ये खुद एक मौलिक अधिकार है। ये बाकी सभी मौलिक अधिकारों का रक्षक है, एक तरह का बॉडीगार्ड। ये हमें वो ताकत देता है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार पर आंच आए तो हम सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए किसी के अधिकार का उल्लंघन हुआ। वो नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है। फिर कोर्ट उस अधिकार को लागू करवाने के लिए एक विशेष आदेश जारी करता है, जिसे रिट कहते हैं। अदालत के पास 5 तरह के शक्तिशाली रिट होते हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है शरीर को पेश करो। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है तो कोर्ट इस रिट के जरिए उसे अपने सामने पेश करने का आदेश दे सकता है। इसी तरह हर रिट का एक खास मकसद होता है। ठीक है, तो नागरिकों की ढाल के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन सरकार के लिए क्या? अब बात करते हैं उस नैतिक कंपस की जो देश को चलाने वालों को सही दिशा दिखाता है। इन्हें कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी DPSP। ये संविधान के चौथे भाग में है। आप इन्हें सरकार के लिए एक तरह की टू डू लिस्ट या एक रोड मैप समझ सकते हैं। इनका लक्ष्य है एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जहां सबको सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सके। अब मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों में एक बुनियादी फर्क है। मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, मतलब उन्हें लागू करवाने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, वो आपका हक हैं। वहीं निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित हैं, मतलब ये सरकार के लिए नैतिक निर्देश हैं
जिन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जाया जा सकता। एक तरह से कहें तो एक नागरिक की ढाल है तो दूसरा पूरे राष्ट्र का सपना। इसका एक बहुत ही चर्चित उदाहरण है अनुच्छेद 44। ये राज्य को ये निर्देश देता है कि वो देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करे। चलिए आप चलते हैं देश के इंजन रूम में और देखते हैं कि संविधान के मुताबिक केंद्र सरकार की मशीनरी काम कैसे करती है। अनुच्छेद 79 के अनुसार हमारी संसद के 3 अंग हैं। सबसे ऊपर राष्ट्रपति और फिर 2 सदन, राज्यों की परिषद जिसे हम राज्यसभा कहते हैं और लोगों का सदन जिसे लोकसभा के नाम से जाना जाता है। इन तीनों से मिलकर ही संसद बनती है। और इन बड़े पदों पर बैठने के लिए योग्यता क्या चाहिए? देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए भारत का नागरिक होना और उम्र कम से कम 35 साल होना जरूरी है। बस एक छोटा सा फर्क है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार में लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा सदस्य बनने की। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर। हमारा संविधान पत्थर में लिखी कोई लकीर नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है जो हमारे देश के साथ साथ खुद भी बदलता और विकसित होता है। समय के साथ हुए कुछ बड़े बदलावों को देखिए। 1976 में पर्यावरण की सुरक्षा को संविधान में जगह दी गई। 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला और 2002 में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये सब दिखाता है कि संविधान समाज की जरूरतों को समझता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा संविधान एक ठहरा हुआ दस्तावेज नहीं, बल्कि एक गतिशील ब्लूप्रिंट है। ये लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढालता है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है जो इसे आज भी उतना ही प्रासंगिक बनाए हुए है। तो जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है और बदल रहा है, आने वाले 75 सालों के लिए हमारे संविधान के इस ब्लूप्रिंट का कौन सा हिस्सा सबसे अहम साबित होगा? नागरिकों की ढाल, देश का नैतिक कंपास या फिर सरकार का इंजन?